छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, खरौद के माखन बनिया का गोदाम लूटने के आरोप में वीर नारायण सिंह को किस स्थान से अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो देखिएगा, शहीद वीर नारायण सिंह जो कि सोना खान के जमींदार थे, तो क्या किया था उन्होंने कि 1856 में हमारे छत्तीसगढ़ के जो मध्य भाग है ना, जो रायपुर बलौदा बाजार हो गया, उस तरफ जो है भयंकर अकाल पड़ा था और जो लोग हैं उनके पास खाने पीने की चीज़ों की कमी हो गई, विशेष करके अनाज सब्जी वगैरह की। तो यहाँ पर वीर नारायण सिंह ने अपना खुद हेल्प किया और आसपास के जो भी धनी लोग थे, जमींदार लोग थे, व्यापारी लोग थे, उनसे मदद की अपील की कि आप लोग जो है हेल्प करिएगा, हम लोग बदले में आपको जो है डबल भी देंगे। इतना तक भी वीर नारायण सिंह जी ने कहा, लेकिन किसी ने भी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। तो यहाँ पर मजबूरन वीर नारायण सिंह को खरौद जो है ना, खरौद, वहाँ पर एक बनिया रहा करता था जिसका नाम था माखन बनिया, मतलब व्यापारी था, कारोबारी था। तो उसके गोदाम में बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ था। पहले तो वीर नारायण सिंह ने उस बनिया से भी रिक्वेस्ट की कि आप जो है गरीबों की मदद करिए, हम जो है आपको बदले में इसका डबल या ट्रिपल भी देंगे बाद में। लेकिन उस बनिया ने जो है किसी भी तरह से मदद करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर वीर नारायण सिंह जी को न चाहते हुए भी माखन बनिया के गोदाम को लूटना पड़ा और जितना अनाज उस क्षेत्र के लोगों को चाहिए था उतना बंटवा दिया। मतलब पूरा गोदाम खाली नहीं किया, जितना ज़रूरत था सिर्फ उतना ही अनाज वहाँ से निकलवाया गया। तो इसके बाद जो है ये जो माखन बनिया था, इसने अंग्रेज़ों से शिकायत की कि जो सोना खान का ज़मींदार है उसने मेरे यहाँ लूटपाट की। तो अंग्रेज़ों ने जो है वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार करने की योजना बनाई और वो लोग सोना खान पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर वीर नारायण सिंह नहीं मिलते हैं क्योंकि वो उस समय तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए थे। तो अब जो है पुलिस पता लगाती है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो फिर वीर नारायण सिंह को संबलपुर से गिरफ्तार किया जाता है, जो उड़ीसा में है ना, संबलपुर। तो ध्यान रखना, संबलपुर से गिरफ्तार किया गया था। ये 1856 की बात है। उसके बाद इनको रायपुर जेल में रखा जाता है। फिर जब 1857 की क्रांति शुरू होती है तो उसके बाद वीर नारायण सिंह जी रायपुर जेल से भाग जाते हैं और अपने सोनाखान पहुंच करके वहां पर एक सेना तैयार करते हैं अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो ध्यान रखना, संबलपुर से गिरफ्तार किए गए थे और बाद में 1857 में वो अपने सोना खान जमींदारी से गिरफ्तार हुए थे, खुद उन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो ध्यान रखेंगे, पहली बार ये माखन बनिया के गोदाम को लूटने के आरोप में संबलपुर से गिरफ्तार किए गए थे जब ये तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी राज, ये एक पुस्तक है भारत में अंग्रेजी राज, यह किसकी रचना है आपको बताना है। ये जो किताब है ना, भारत में अंग्रेजी राज, ये एक प्रतिबंधित किताब थी। मतलब अंग्रेजों ने इस किताब को बेचने पर, पढ़ने पर प्रतिबंध लगा रखा था। अगर कोई भी पुस्तक विक्रेता अगर इस पुस्तक को बेचेगा या फिर कोई प्रकाशक इसको छापेगा या किसी के पास यह पुस्तक मिलेगी तो उसको जो है गिरफ्तार किया जाएगा, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। मतलब कि इस पुस्तक में अंग्रेजों की पोल पट्टी खोल करके रख दी गई थी। तो प्रतिबंधित किताब थी, अंग्रेज इससे काफ़ी घबराते थे। तो ये किसकी रचना है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की किताब है ये, ध्यान रखेंगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की यह किताब है जो उन्होंने लिखा था। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की और भी बहुत सारी किताबें हैं ना, जैसे सच्चा सरदार, दान लीला, तो वैसे ही ये भी है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की किताब भारत में अंग्रेजी राज, जो कि प्रतिबंधित थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो क्या कहते हैं, जो राष्ट्रवादी लोग थे वो इस किताब को पढ़ा करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रांत एवं बरार के अंतिम मुख्यमंत्री कौन हुए? मध्य प्रांत एवं बरार, तो देखिएगा जिस समय हमारे भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो उस समय जो है ना, थोड़ा सा भारत का जो नक्शा है थोड़ा सा अलग टाइप से हुआ करता था। जैसे आज आप लोग देखते हैं ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तो इस तरह के राज्य उस समय नहीं हुआ करते थे। मध्य में ना, आज का जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तो इसके काफ़ी सारे हिस्सों को मिला करके मध्य प्रांत एवं बरार राज्य हुआ करता था। तो आपको बताना है कि इसके मुख्यमंत्री कौन थे, अंतिम मुख्यमंत्री। वैसे ये जो मध्य प्रांत एवं बरार है, इसका अंत हुआ 1956 में।
1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिशों के आधार पर भारत में नए नए राज्यों का गठन हुआ। अंग्रेजों के समय जो भी राज्य थे ना, जैसे कि बम्बई प्रांत, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, तो इन सब को जो है समाप्त किया गया। फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब जो है अस्तित्व में आए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब। तो 1956 तक जो है मध्य प्रांत एवं बरार अस्तित्व में रहा। तो आपको बताना है कि इसके अंतिम मुख्यमंत्री कौन थे। तो भाई पंडित रविशंकर शुक्ल। जब भारत आज़ाद हुआ ना 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 1 नवंबर 1956 तक मध्य प्रांत एवं बरार के पंडित रविशंकर शुक्ल ही मुख्यमंत्री रहे। मतलब कि एकमात्र आज़ादी के बाद मध्य प्रांत एवं बरार के केवल एक ही मुख्यमंत्री हुए, जो कि थे पंडित रविशंकर शुक्ल। वहीं भारत के स्वतंत्रता के समय मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री भी पंडित रविशंकर शुक्ल ही रहे। 1946 में जो चुनाव हुए थे ना, उसके तहत पंडित रविशंकर शुक्ल जी मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले वो 1937 के चुनावों के आधार पर भी मुख्यमंत्री बने थे। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास के समय किन नेताओं का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। तो महात्मा गांधी जी 22 से 28 दिसंबर 1933 में हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे। लगभग एक सप्ताह तक ये रहे, 22 से 28 दिसंबर 1933 तक। तो इनके साथ इस समय कौन कौन से नेता छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे गांधी जी के साथ। तो देखो, मीराबेन ये आई हुई थी, ठक्कर बापा भी आए हुए थे, महादेव देसाई जो कि महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे, वो भी महात्मा गांधी जी के साथ थे। यहाँ चौथा नाम दिया हुआ है मदालसा। तो ये जो मदालसा है, ये भी महात्मा गांधी जी के साथ इस समय छत्तीसगढ़ में आई थी। ये एक महिला का नाम है मदालसा। तो ये मदालसा थी कौन। तो देखो, आप लोगों को एक नाम याद होगा, जमुना लाल बजाज, जिसको महात्मा गांधी जी अपना 5वां पुत्र मानते थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे ना, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। तो ये 4 पुत्र थे। उनका एक पुत्र था शुरू में जिसकी डेथ हो गई थी। ये लगभग 1885 के आसपास में जो पहला बेटा था उनका डेथ हो चुका था। तो उनके 4 बच्चे थे और गांधी जी ने जमुनालाल बजाज को अपना एक तरह का पुत्रवत उनको मानते थे, पुत्र जैसा। तो जमुनालाल बजाज को 5वां पुत्र मानते हैं। तो उन्हीं जमुनालाल बजाज की पुत्री थी मदालसा, जो कि 1933 में गांधी जी के साथ छत्तीसगढ़ आई हुई थी। तो ध्यान रखेंगे मदालसा। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर सभी आपका जो है सत्य हो जाएगा। तो ये सब जो है छत्तीसगढ़ आए थे गांधी जी के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किन नेताओं का जन्म राजनांदगांव जिले में हुआ था। तो देखो, राजनांदगांव जिले में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का जन्म हुआ था। उसके बाद बलदेव प्रसाद मिश्र जो कि साहित्यकार थे, इनका जन्म भी राजनांदगांव जिले में हुआ था। जो राजनांदगांव सिटी है वहीं पर इनका जन्म हुआ था, राजनांदगांव में। उसके बाद पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका जन्म खैरागढ़ में हुआ था, जो कि राजनांदगांव जिले में ही है। तो यहाँ पर जिला पूछा है ना, राजनांदगांव जिला। तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म भी राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में हुआ था। उस पर देखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और बलदेव प्रसाद मिश्र, ये तीनों ही साहित्यकार जो है ना, राजनांदगांव में इन्होंने काफ़ी काम किया, वहाँ रह करके साहित्य सृजन किया। और तीनों जो है राजनांदगांव को काफ़ी मतलब एक प्रसिद्धि दिलाई। और तीनों के नाम पर राजनांदगांव में त्रिवेणी स्मारक भी स्थापित किया गया है। तो यहाँ जो गजानन माधव मुक्तिबोध है ना, इनका जन्म राजनांदगांव में नहीं हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर के आसपास कोई जगह है, श्योपुर करके, वहाँ इनका जन्म हुआ था गजानन माधव मुक्तिबोध का। लेकिन इनका जो कर्म क्षेत्र था वो राजनांदगांव था। राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय में इन्होंने काफ़ी समय तक अध्यापन का कार्य किया था। तो राजनांदगांव में ही ये एक तरह से स्थायी बस गए थे। इनका जन्म जो है ग्वालियर के श्योपुर नामक गांव में हुआ था। तो यहाँ पर 1, 2, 3 इनका जन्म जो है राजनांदगांव में हुआ है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 स। अगला क्वेश्चन है, बस्तर भूषण के रचनाकार पंडित केदारनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखो, पंडित केदारनाथ ठाकुर जिन्होंने बस्तर भूषण की रचना की ना, लगभग वर्ष 1908 में। और ये बस्तर पर लिखी गई लगभग
पहली पुस्तक मानी जाती है जो केदारनाथ ठाकुर द्वारा लिखी गई थी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो देखो, केदारनाथ ठाकुर जी का जो जन्म है ना, ये रायपुर में हुआ था। ध्यान रखेंगे, ब्राह्मण थे, रायपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पूर्वज थे, मतलब इनके दादा के दादा, वो जो है ना बस्तर रियासत में काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े पोस्ट में थे। और इनके जो भाई बंधु हैं, जो भी पिताजी चाचा वगैरह, वो भी जो है रियासतों में अच्छी खासी पोस्ट लेते थे। तो जो केदारनाथ ठाकुर जी हैं, ये जहाँ तक ना वन विभाग में पोस्टेड थे बस्तर रियासत के अंतर्गत, शायद रेंजर वगैरह कुछ रहे। तो इनकी पोस्टिंग बस्तर क्षेत्र में होती है। और बस्तर जो है अपने आप में अलग ही क्षेत्र है, आज भी और तब भी। तो इन्होंने जो है बस्तर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। अगर आपको उस समय के बस्तर को जानना है तो केदारनाथ ठाकुर की बस्तर भूषण बहुत अच्छी रचना है। तो ध्यान रखेंगे, रायपुर में इनका जन्म हुआ था और जगदलपुर मतलब जो बस्तर रियासत है वहाँ पर इन्होंने काम किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढेकी क्या है? ढेकी आपको बताना है, ढेकी क्या है? तो देखो, ढेकी ना क्या है, धान कूटने का यंत्र। यंत्र हो गया है, एक ज़्यादा आ गया। तो ये धान कूटने का यंत्र है, कोई ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल लोहा मशीन या फिर पेट्रोल डीजल या इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ऐसा नहीं है। ढेकी जो है बिल्कुल देसी तरीके से चलने वाला एक प्रकार का यंत्र आप कह सकते हो, जो कि लकड़ी से तैयार होता है। कुछ इस टाइप का होता है ढेकी। अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर एक जो है मूसल जैसा लगा हुआ रहेगा और नीचे ज़मीन में ना जैसे आपके घर में ओखली होता है ना, ओखली जिसमें मसाला वगैरह कूटा जाता है, दाल वगैरह कूटा जाता है। आजकल हालांकि मिक्सी है, लेकिन पहले होता था। तो ओखली टाइप का एक होता है और यहाँ पर जो है ये मूसल होता है। तो क्या होता है कि इसके लिए दो लोग होता है इसको चलाने के लिए। तो एक जो है ना यहाँ पर खड़े होकर के इसको पैर से जो है ऐसा दबाते जाएगा तो ये ऊपर उठेगा। और जब यहाँ से पैर हटाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर ये जो ओखली है यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ जो भी अनाज रहेगा वो कुटता चला जाएगा। तो इसको जो है बार बार पैर से दबाते रहते हैं, ये ऊपर नीचे होता रहता है। और इधर इधर जो है दूसरा व्यक्ति होता है जो कि यहाँ से अनाज को अंदर बाहर करता है। मेरे ख्याल से ना छत्तीसगढ़ी गाने वगैरह आप लोग देखते हैं पुराने वाले, तो उसमें आपको ढेकी देखने को जरूर मिलेगा। तो ये धान कूटने का देसी यंत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1905 में राजनांदगांव में हुई छात्र हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो 1905 में राजनांदगांव में छात्र हड़ताल हुआ था और इस छात्र हड़ताल को भारत का पहला छात्र हड़ताल भी माना जाता है। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के नेतृत्व में ये हुआ था। वो उस समय खुद छात्र हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, गुंडाधुर का विश्वस्त साथी कौन था? तो गुंडाधुर जिसने बस्तर में भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किया था वर्ष 1910 में। तो यहाँ पर इसका जो सबसे खास साथी कौन था ये आपको बताना है। तो यहाँ जो है गुंडाधुर का जो सबसे खास साथी था उसका नाम था डेबरी धूर। डेबरी धूर झाड़ा सिरा, ये तो भाई जो 1877-78 में जो मुड़िया विद्रोह हुआ था ना, उसका नेतृत्व करता था। सोनू मांझी, इसने तो गुंडाधुर के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया था, गद्दार था ये। लाल कालेंद्र सिंह, ये उस समय बस्तर राज परिवार से संबंधित व्यक्ति था और इस विद्रोह के पीछे कहीं ना कहीं इसका भी हाथ था, मतलब गुंडाधुर का ही साथी था। लेकिन गुंडाधुर का जो एक खास सखा था, खास मित्र था, जो कि उसी के गाँव का था, बचपन से दोनों साथ में पले बड़े, खेले कूदे, तो उस टाइप का था डेबरी धूर, जो कि गुंडाधुर का एक तरह से विश्वास पात्र था। तो डेबरी धूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में छत्तीसगढ़ के कौन से नेता सम्मिलित थे? तो भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार। तो बैरिस्टर ई राघवेंद्र राव, ये जो है वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य चुने गए थे। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।